और अब थोक महंगाई से जुड़ी हुई एक अच्छी खबर। थोक महंगाई के मोर्चे से राहत की खबर आई है। अगस्त महीने में थोक महंगाई दर घटकर 1.31% पर रही, जो बीते 4 महीनों का सबसे निचला स्तर है। इससे पहले जुलाई महीने में थोक महंगाई दर 2.04% रही थी। सरकार ने मंगलवार को थोक महंगाई दर के आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों के अनुसार सब्जियों, खाद्य पदार्थों और ईंधन के सस्ते होने से थोक महंगाई 4 महीनों में पहली बार 2% से नीचे आ गई है। और अब इस खबर पर ज्यादा विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अजय मिश्र। अजय, समझना चाहेंगे थोक महंगाई के मोर्चे से जो राहत भरी खबर आ रही है, इसके क्या कुछ मायने हैं और कैसे ये आम आदमी के जिंदगी में राहत लेकर आ रही है? देखिए पराक्रम, जब भी कोई आर्थिक नीति आप देखते हैं तो उसमें जो बड़ा पैमाना होता है, एक तो विकास दर होता है और दूसरी महंगाई इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हर आम खास को एक समान तरीके से प्रभावित करता है। तो जब भी आपके महंगाई के आंकड़े जारी होते हैं, यही इस बात को तय करते हैं कि आपकी अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर क्या होगी, लोगों की जो परचेजिंग कैपेसिटी है उसके ऊपर कितना असर पड़ रहा है। हमारे देश में रिटेल महंगाई दर और थोक महंगाई दर, दो तरह की महंगाई दर जारी की जाती है। जो रोज़मर्रा की नीतियां बनती हैं आरबीआई की, वो रिटेल महंगाई दर पर आधारित होती हैं। ये जो थोक महंगाई दर है वो आप ये समझें कि जो होलसेल मार्केट में जिस तरह से रेट्स बिहेव कर रहे हैं उनका एक रिफ्लेक्शन होता है। और ये 1.3% का जो आप अगस्त का डेटा देख रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो ये 4 महीने में सबसे कम है। दूसरी बात, जो फूड इन्फ्लेशन जो सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, जो कि सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स की वजह से जो बारिश के मौसम में सब्जियों के दाम में उतार चढ़ाव आता है, उसकी वजह से जो प्रेशर पड़ता है महंगाई पर, वो आंकड़ों में ज़्यादा दिखाई देता है। इसमें ये दिखाई दिया है कि जो सब्जियों की कीमतें हैं वो कम हुई हैं, नॉन फूड आइटम्स की कीमतें कम हुई, जैसे कि अंडा, मीट, मछली जैसे जो उत्पाद हैं उनकी कीमतें कम हुई हैं। कुछ सब्जियों की कीमतें ज़रूर बढ़ी हैं, दालों की कीमतें ज़रूर बढ़ी हैं, और ओवरऑल जो है अगर आप देखेंगे तो अगर पिछले महीने की तुलना करें तो कमी आई है इन्फ्लेशन में। अगर पिछले साल के अगस्त माह से तुलना करें तो इसमें जो आपने बताया कि 2% से भी नीचे का आंकड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पूरी दुनिया महंगाई की दर से जूझ रही है, जिन्होंने एक्सपेंशनरी पॉलिसीज अपनाई कोविड के दौरान, अब ऐसा लग रहा है कि भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है जहां पर महंगाई दर स्थिर नजर आ रही है। 4% का लक्ष्य है रिटेल महंगाई दर को रखने का 2 से 6 के रेंज में, लेकिन 4% का जो औसत है वो अब लग रहा है कि 4.5-5% के अंत तक आरबीआई जो ये कह रहा है कि रिटेल महंगाई दर आएगी। पर ये अर्थव्यवस्था के लिए, खासतौर पर आम आदमी के लिए बहुत ही अच्छी खबर कही जा सकती है। पराक्रम, लेकिन अजय, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे, देखिए 4 महीने में सबसे निचला स्तर है, तो जो आम आदमी है, आम जो परिवार है, उनको कितना फायदा इसके जरिए हम देख सकते हैं? तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि बारिश के मौसम में वैसे ही जो सप्लाई कुछ फल और सब्जियों की होती है उसमें बाधा आती है, और उसकी वजह से ये सीजनल इम्पैक्ट आपको दिखता है कि महंगाई थोड़ी सी उठी हुई दिखाई दी है। आने वाले दिनों में, जिसको आप बिजी सीजन कहते हैं, त्योहारी सीजन कहते हैं, जब सप्लाई बढ़ेगी तो इसमें और महंगाई कम होने की उम्मीद है। तो हम जिस तरह से कह रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो हम लगातार देख रहे हैं कि 9-10 बार से ब्याज दरें स्थिर हैं, आगे जाकर के जो विशेषज्ञ मानते हैं कि महंगाई दर अगर सॉफ्टन होती हैं, अगर उसमें नरमी आती है और रिजर्व बैंक को लगता है कि जो रिटेल महंगाई दर है उसमें भी कमी आने की उम्मीद है, तो हो सकता है आपको दिसंबर के बाद या दिसंबर के आसपास ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाए। तो और अगर ऐसा होता है तो ये ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगा पॉजिटिवली, और आम आदमी के लिहाज से जो ब्याज दरों का कम होना है, जो कि महंगाई दर के साथ सीधे तौर पर जुड़ा है, महंगाई दर अगर बढ़ेगी तो ब्याज दरें भी बढ़ेंगी, जो कि आपके लिए नेगेटिव होती हैं, हमारे लिए नेगेटिव होती हैं। महंगाई दर का कम होना ब्याज दरों को कम करेगा, और इसलिए इसको काफी एक अच्छी स्थिति कहा जा सकता है। पराक्रम, ठीक है, लेकिन अजय, यहाँ महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो आंकड़े बयां कर रहे हैं वो तो सच्ची तस्वीर बयां कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष जब सरकार पर बार बार ये आरोप लगाता है कि महंगाई से जो देश की आम जनता है वो त्रस्त है, तो ये विपक्ष को किस तरीके का जवाब है सच्चाई के जरिए, आंकड़ों के जरिए? देखिए, विपक्ष तो आंकड़ों के आधार पर कभी भी सरकार पर सवाल खड़ा कर सकता है और उसका काम ही ये है। लेकिन अगर आप यूपीए सरकार के वक्त में जाएं तो मैंने अपने रिपोर्टिंग के जीवन काल में 20% तक की महंगाई देखी है। डबल डिजिट की महंगाई तो बहुत ही कॉमन हुआ करती थी। 11-12% का WPI यानी थोक महंगाई दर है यूपीए के ज़माने में, वो हमने रिपोर्ट किया है। लेकिन अभी आप देखें तो WPI डिफ्लेशन में था, यानी कीमतें एक्चुअली गिर रही थी आपकी।
तो जब आप देखें कोविड जैसी महामारी, रूस यूक्रेन, हमास इजराइल जैसे संघर्ष के बीच में जहां विकसित देश जैसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक्सपेंशनरी नीतियों की वजह से 40-40 साल के उच्चतम महंगाई के स्तर पर बैठे थे, भारत ने जो आर्थिक नीति अपनाई कोविड के दौरान, एक जो मिलीजुली संतुलित नीति अपनाई, उसकी वजह से जो महंगाई दर है वो लगातार कम हुई है। तो ये देखना होगा विपक्ष को कि जब वो सवाल उठाते हैं तो उनके शासनकाल में जो महंगाई की दर थी वो कहाँ थी। मुझे लगता है कि औसत अगर निकाला जाए तो हमने दहाई के आंकड़े में यानी 10% से ज़्यादा भी महंगाई दर देखी है, और शायद उन्हें इस पर आत्ममंथन करना चाहिए सवाल उठाने से पहले। पूरी दुनिया इस बात को ये समझ रही है कि इन्फ्लेशन मैनेजमेंट में एनडीए सरकार काफ़ी सफल रही है, और ग्रोथ के साथ साथ जो महंगाई दर है उसको काबू पाने में सरकार को सफलता। बहुत बहुत धन्यवाद अजय मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए।